हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। उसमें जो है हम लोग 8 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 8th टेस्ट तक। ठीक है। टेस्ट नंबर 1 एंड 2 पॉलिटी पे था। ठीक है। और जो है 3 और 4 जो जियोग्राफी पे था। ओके। एंड 5 और 6 हिस्ट्री पर था। ठीक है। और 7 जो है वो इकोनॉमिक्स था। और 8 जो है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी था। ठीक है। तो हम लोग 8 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। ठीक है। फिर जो है पॉलिटी से शुरू होता है और इसका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। ठीक है। जिस तरह 1 एंड 2 था उससे लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। तो टेस्ट नंबर 9 आज से हम लोग शुरू करते हैं। यह बिल्कुल अपडेट है फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है। इसमें करंट अफेयर आप देखोगे तो लेटेस्ट करंट अफेयर है। मई जून जुलाई अगस्त का करंट अफेयर है। ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और बात, अगर आपको पसंद आए तो जब आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है। ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के स्वरूप के बारे में देखना है। ठीक है। स्वरूप मतलब सरकार एकात्मक है कि संघात्मक है। ठीक है। संघ मतलब संघात्मक मतलब जहाँ पे शक्तियाँ जो है राज्य और सेंटर में बटी होती हैं स्टेट्स में, उसे संघनात्मक कहते हैं। ठीक है। फेडरल कहते हैं। और जो एकात्मक होती है वो यूनिटरी नेचर होती है, मतलब कि इसमें जो है सेंटर काफ़ी पावरफुल होता है। ठीक है। तो उसी पे है सरकार के स्वरूप पे। तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है एकात्मक सरकार में उपराष्ट्रीय इकाइयाँ यानी कि राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है। नहीं, एकात्मक सरकार में जो है कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार राज्यों को देती है। ठीक है। उसे संविधान से प्राप्त नहीं होती। संघीय सरकार में जो है उसे संविधान से प्राप्त होती है। ठीक है। यहाँ पे संघ सरकार लिखा होता है, संगठनात्मक सरकार लिखा होता तो होता सही। ठीक है। जैसे कि ये ब्रिटिश का नेचर है। ब्रिटिश में जो है ब्रिटेन में जो है यूनाइटेड किंगडम में सेंटर जो है स्टेट को कुछ शक्तियाँ देती है। ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा है संघीय सरकार में, संघीय सरकार वह सरकार जहां राज्य सरकार दोनों को लिखित रूप से जो है संविधान दिया हो सकती। शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा, देखो यहाँ पे वही बात, संविधान द्वारा किया जाता है और उन्हें केंद्र द्वारा अकेले परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। संविधान संशोधन लाया जाएगा तो उसमें जो है राज्य का पार्टिसिपेटरी रहेगा। किसके माध्यम से? राज्यसभा के माध्यम से। और 50% प्लस 1 स्टेट का जो है उसे अनुसमर्थन चाहिए। ठीक है। प्राधिकार मतलब को फेडरलिज्म की बात कर रहा है। को फेडरलिज्म मतलब जहाँ पे स्टेट स्ट्रांग होते हैं, को फेडरेशन। ठीक है। पहले यूनाइटेड स्टेट था, को फेडरेशन। को फेडरेशन की दृष्टि में एक परिसंघ, ठीक है, परिसंघ संघ से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। तो संघ से अधिक शक्तिशाली नहीं होता परिसंघ बेसिकली। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो परिसंघ है इसमें जो है संप्रभु राज्य का एक ढीला मंच होता है, यानी कि यहाँ पे राज्य जो है स्ट्रांग होंगे। ठीक है। राज्य जो होंगे, बहुत सारे राज्य, वो स्ट्रांग होंगे किससे? केंद्र से। ठीक है। तो जो है इसमें संघ शक्तिशाली नहीं हुआ। तो इसमें बी इज द करेक्ट। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे दोहरे दंड के संदर्भ में। ठीक है। दोहरे दंड, दोहरा दंड कहीं भी बात होगा तो आर्टिकल, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 20 में। ठीक है। आर्टिकल 20 और 22 में कन्फ्यूजन होगा तो दूर कर लो। ये जो है बेसिकली कोई व्यक्ति को 2 बार एक ही उसके अपराध के लिए दंड न दिया जाए, इसके लिए बात करता है आर्टिकल 20। ठीक है। और जो जब कोई व्यक्ति अपराध में पाया जाता है दोषी, उसको कौन कौन सी सहूलियत प्राप्त है कोर्ट में, वो वकील कर सकता है, कितने देर तक पुलिस रख सकती है कस्टडी में। ठीक है। तो उस सब की बात है आर्टिकल 22 करता है, आफ्टर द अरेस्ट। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। दोहरे दंड का संविधान 22 नहीं 20 करता है। ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा, दोहरे दंड, दोहरे दंड एक प्रक्रियात्मक बचाव है जो किसी अभियुक्त व्यक्ति को एक ही आरोप पर दोबारा मुकदमा चलाने से रोकता है। बिल्कुल। ठीक है। वही बात, यही दोहरे दंड का यही मतलब होता है कि जो है दोबारा जो उस पर न चलाया जाए। और आर्टिकल 20 के भीतर 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।
पूर्वव्यापी कानून का सिद्धांत, जो पहले कानून होगा उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। दोहरे दंड का सिद्धांत, ठीक है, दोहरे दंड को रोका गया। आत्मदोष से सिद्ध निषेध का सिद्धांत, ठीक है, इन सब सिद्धांत का वर्णन जो है आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 20(2) क्या कहता है? ये कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा। विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर सुनवाई करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली डी इज द सही। एसएलपी मतलब विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है जिसके भीतर याचिका दाखिल करनी होती है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 136 के अंतर्गत, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं। 60 दिन का समय होता है, ठीक है। यदि याचिका उस आदेश के विरुद्ध दायर की जाती है तो जिसमें उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु प्रमाण पत्र देने से इनकार किया गया हो तो समय सीमा 60 दिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन करंट का है। सुर्खियों में रहा पद गोस्तानी, उप्पुटेरू और वशिष्ठ, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश की नदियां हैं, बेसिकली नदी हैं जिन्हें पूरा अनुपचारित मल जल मतलब सीवेज के कारण सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कौन इसको रिपोर्ट दिया? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 का ये फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर 5 नंबर पे। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दर्शाती हैं? भारत का गणतंत्र कैसे होगा? तो राष्ट्रपति जो है, पहला राष्ट्रपति जो है राज्य का निर्वाचित प्रमुख होगा, ठीक है। राज्य का जो प्रमुख है निर्वाचित होता है अगर राष्ट्रपति, तो वो जो है एक गणतंत्र होता है, ठीक है। कोई वंशानुगत शासन नहीं होता भारत में, ठीक है, किसी भी पद पे। तो इसके कारण भी एक गणतंत्र है, ठीक है। मूल कर्तव्य संविधान में निहित है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मूल संविधान में हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता। नियमित चुनाव हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें होनी चाहिए क्वालिटी अगर किसी देश को गणतंत्र बनाना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, यानी कि नालसा की बात कर रहा है, नालसा, ठीक है, की स्थापना निम्नलिखित अनुसरण में की गई थी, ठीक है। तो किसके लिए की गई थी? तो बेसिकली राजनीति निदेशक तत्व तो है ना, डीपीएसपी। डीपीएसपी में जोड़ा गया है आर्टिकल 39। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निःशुल्क न्याय, ठीक है, निःशुल्क न्याय की बात करता है। और ये किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है? किसके तहत जोड़ा गया है? ये बेसिकली 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना। नालसा कब इस्टेब्लिश किया गया था? नालसा जो है 1987 में, ओके। तो इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली राज्य की बाह्य हस्तक्षेप के बिना कानूनों को लागू करने की क्षमता, ठीक है। ये बेसिकली संप्रभुता बेसिकली प्रियम्बल में इसका वर्णन है। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व द सॉवरेन स्टेट, ठीक है, सॉवरेन की बात की गई। तो सॉवरेन का मतलब ये होता है राज्य की बाह्य हस्तक्षेप के बिना कानूनों को लागू करने की निरपेक्ष शक्ति होती है, ठीक है। संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक सिद्धांत और राजत्व या राज्य की संरचना का मूल आधार है। यह किसी राज्य के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में किसी अन्य शक्ति के नियंत्रण के अधीन हुए बिना स्वयं को शासित करने की अंतिम सत्ता को दर्शाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके किसी राज्य की विशेष वैश्विक बाजारों में आर्थिक स्वतंत्रता होगा। राज्य की बाह्य हस्तक्षेप के बिना कानूनों को लागू करने की तो बात की। नागरिकों का अपने सरकार चुनने का अनन्य अधिकार होगा। एक संघीय प्रणाली में उपराष्ट्रीय इकाइयों को सत्ता का प्रत्यायोजन होगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे चलते हैं। ब्रुसेलियोसिस जो हाल ही में भारत में पशुधन और उच्च जोखिम वाले मानव
समूहों में फैलने के कारण सुर्खियों में रहा, किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, ये ब्रुसेलोसिस है, ये बेसिकली जीवाणुओं के कारण फैलता है। ठीक है, ब्रुसेलोसिस ब्रुसेला जीनस की प्रजातियों के कारण होने वाला एक जीवाणु जनित रोग है। ओके, फिर चलते हैं 9 नंबर पे। 9 है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें धार्मिक प्राधिकारी या धार्मिक सिद्धांत राज्य और उसकी नीतियों पर सर्वोच्च सत्ता और अधिकार रखते हैं। एक धर्मतंत्रीय व्यवस्था में धार्मिक नेता या कोई विशिष्ट धार्मिक संस्था देश पर शासन करती है और कानून एवं शासन धार्मिक सिद्धांतों या धर्म ग्रंथों पर आधारित होती है। ठीक है, इस परिच्छेद में जो है शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये थियोक्रेसी है, मतलब कि ये जहाँ पे धार्मिक सिद्धांत लागू होंगे, ठीक है, उसे कहते हैं धर्मतंत्र। ठीक है, तो जहाँ धर्म धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म का रूल चलेगा, उसे कहते हैं थियोक्रेसिस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, 10 पे चलते हैं। 10 क्या सुर्खियों में रहा? स्कॉट मिशन क्या है? ठीक है, तो स्कॉट मिशन क्या है बेसिकली? तो ये अंतरिक्ष की मलबों की ट्रैकिंग करता है और अंतरिक्ष स्थित जन्य जागरूकता फैलाता है। ठीक है, स्कॉट का पूर्ण रूप अंतरिक्ष आधारित अंतरिक्ष स्थिरता जागरूक पेलोड है, जिसे बेंगलुरु स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी डिगंतारा, कौन बनाया इसका? डिगंतारा ने बनाया है। ठीक है, ये स्टार्टअप है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। 11 क्या कहता है? कथन वाले हैं। ठीक है, दो कथन हैं और एक दूसरे का ये उल्लेख करते हैं या वर्णन करते हैं, ऐसा भी देखा जाएगा। यह एक संवैधानिक तंत्र है। एक संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। ये बिल्कुल सही है, जैसे कि जापान। ठीक है, जापान में इसके पास कोई शक्ति नहीं है राजा के पास। सभी कानून विधायी निरीक्षण के साथ शाही आदेश द्वारा पारित किए जाते हैं। नहीं भाई, उनके पास जब अधिकार ही नहीं है तो शाही के द्वारा क्यों होंगे? सी इज द करेक्ट। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बगैर पढ़े ना जानते हो कुछ तो भी सही हो जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें भी कथन है, दो कथन है, एक दूसरे का देखेंगे इंटरलिंकिंग है नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रेणी विधानों की अनुमति है नहीं, श्रेणी विधानों का अनुमति नहीं है। आर्टिकल 14 जो कहता है, ठीक है, आर्टिकल 14 ऐसे श्रेणी विधान का निषेध करता है जो उचित वर्गीकरण से भिन्न है, जिसकी अनुमति है। ठीक है, दूसरा क्या है? अनुच्छेद 14 कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका जो है डी इज द करेक्ट। एक गलत है और लेकिन कथन दो सही है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे। 13 क्या कहता है? 13 कहता है, ठीक है, संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधि से उत्पन्न विवादों में उच्चतम न्यायालय को अनन्य आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, नहीं प्राप्त। ठीक है, जब संविधान लागू हो गया है तब जो भी इशू हैं उस पे जो है उच्चतम न्यायालय जो है अपना आरंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। किसी विवाद में यदि वह उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अंतर जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व विस्तार निर्भर है, तो वह वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो उस उपबंध करती हैं कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, एक ही उच्च न्यायालय वाले राज्यों के बीच विवादों का निपटारा संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
तो जो है एक ही उच्च न्यायालय वाले राज्यों के बीच विवादों का निपटारा संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। किसी संवैधानिक मामले की सुनवाई उच्चतम, जैसे कि राज्य और राज्य का मामला जो है कौन देखेगा, वो देखता है। राज्य और राज्य का मामला कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। राज्य और केंद्र का कौन मामला देखता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये ध्यान रखो। किसी संवैधानिक मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा अपील के माध्यम से की जा सकती है, बिल्कुल। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 14 का देखते हैं। 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इसके लिए पहले याद कर लो कौन कौन सा आर्टिकल जो है केवल भारतीयों के लिए है। तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ये 5 आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट में केवल और केवल भारतीयों के लिए है। अब इसमें देख लो कौन सा केवल भारतीयों के लिए। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्ध किस में बात की गई है, आर्टिकल 22। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन किस में बात की गई है, 26। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार, ये किस में है, 29। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21। तो ये कौन सा हुआ, सी इज द करेक्ट। ऐसे निकालना 21 ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पे। भारत के संविधान के किस भाग में भारत शब्द का उल्लेख है। तो भाग 1 में है। ठीक है, आर्टिकल 1 में है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर पे। भारत में नागरिकता के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट गृह मंत्रालय जारी करता, गृह नहीं, विदेश मिनिस्ट्री जारी करता। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, भारत में पासपोर्ट सामान्य तौर पर जारी होने की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय तक वैध नहीं होगा। 5 वर्ष बच्चों के लिए, वैसे नॉर्मल एडल्ट के लिए 10 साल है। 10 साल एडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए कितने साल है, 5 साल। तो ये भी गलत। तो इसका आंसर डी, कोई भी सही नहीं है। फिर चलते हैं 17 नंबर पे। 17 क्या कहता है, संवैधानिक राजतंत्र, जैसे कि जापान। ठीक है, वहाँ राजा होते हैं। राष्ट्रपति गणराज्य, जैसे ब्राज़ील हुआ, यूएस हुआ। ठीक है, एकात्मक सरकार, जैसे यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, वहाँ सेंटर ही पावरफुल है। तो सी इज द करेक्ट। वेरी इजी है सब। प्रस्तावना जो है भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान करते। तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, उपासना की है। ठीक है, तो इसमें जो है सभी चारों हैं, डी। ओके, और जो है प्रस्तावना हमें प्रियम्बल जो है याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रियम्बल। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 19 पे चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है, नक्शा परियोजना क्या है। ठीक है, नक्शा परियोजना बेसिकली नक्शा जीआईएस एकीकृत भूमि डेटाबेस है के निर्माण के लिए हवाई और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ साथ ड्रोन और लीडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे कौन सी मंत्रालय देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट देखता है, ग्रामीण विकास, शहरी नहीं देखता। तो कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लूपहोल करता है, कोई भी ऑप्शन में अगर मिनिस्ट्री दिया है तो उसको जो है एक काट सकते हो, आंसर आ जाएगा। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट में अन्नामलाई पहाड़ियों और नेल्लियाम पंथी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। यस, टोमो पटेरटना पराम्बीकुलम मेढक जैसी दुर्लभ देशज प्रजातियों का पर्यायवास स्थल है। यस, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 21 पे।
21 क्या है, ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संसद सर्वोच्च ब्रिटेन में, जबकि भारत में जो है संविधान सर्वोच्च। ठीक है, अब देखो, तो भारतीय संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता, तो वही गलत होगा जो अभी मैंने बात किया। भारत के विपरीत ब्रिटेन के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारों के कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है भाई, वो अपने जो है राष्ट्राध्यक्ष के प्रति वो होते हैं जिम्मेदार। भारत और ब्रिटेन दोनों के पास राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, नहीं, ब्रिटेन में निर्वाचित नहीं होते। अगला है, ब्रिटेन के राष्ट्र विपरीत भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य न हो। बिल्कुल, 6 महीने तक वो बगैर जो है संसद हुए मंत्री रह सकता, तो डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 22 पे चलते हैं। 22 क्या कहता है, करंट का है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो जो है खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। बिल्कुल, निशानेबाज में मनु भाकर को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 2 गोल्ड मेडल जीती थी, कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, 2024 में जो हुआ था, तो दोनों सही है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 23 पे चलते हैं। भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार दिया है, लेकिन स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कुछ यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। ठीक है, ये प्रतिबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं, तो जो है ये भारत की संप्रभुता या अखंडता से संबंधित हो सकते हैं, लोक व्यवस्था से हो सकती है, नैतिकता से हो सकती है। ठीक है, ये सब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक नैतिकता का अंतिम व्याख्याता है। ठीक है, संवैधानिक नैतिकता का अंतिम व्याख्याता कौन है, तो वो न्यायपालिका है। ठीक है, नेक्स्ट है 25, अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया है, तो 4 बार किया गया है। ठीक है, कब कब, 42 संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 44 संविधान संशोधन 1978। ठीक है, आगे आगे किया गया है 42-44 के बाद 86वां संविधान संशोधन के 2002 में, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 45। फिर जो है 97 में किया गया 2011 में, ये किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव से। ठीक है, तो जो है 4 हो गए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने असममित संघवाद की अवधारणा को अपनाया है। असममित संघवाद की यह अवधारणा निम्नलिखित के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली विभिन्न राज्यों की परिस्थिति के बीच संवैधानिक रूप से अंतर्निहित भिन्नता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 27 है, चंपकम दोराइजन केस जो था सुप्रीम कोर्ट में, ये कब था, 1951। तो यही पूछ सकता है कब ये केस था। उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये यही बात कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट जो दूसरा है, मिनर्वा मिल्स केस अनुच्छेद 14 और 19 को नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के अधीन कर दिया गया है। बिल्कुल नहीं सही है, मिनर्वा मिल्स निर्णय में नीति निर्देशक तत्वों को एक बार पुनः मूल अधिकारों के अधीन कर दिया गया था, किंतु 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 बी और सी में निर्दिष्ट मूल अधिकार तत्वों के अधीन स्वीकार किया गया है, न कि संपूर्ण भाग 4 के अधीन। ठीक है, तो कौन सा सही है, ए, केवल 39 बी सी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 28, तो पूछा नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांत कौन है, तो ग्राम पंचायत जैसे ही देखो मार दो सही। ठीक है, क्योंकि ये पंचायत से पोषाहार या गरीबी जैसा शब्द हो समाजवाद से प्रभावित रहते हैं। ठीक है, गांधी जी बहुत ज़्यादा गरीबी बात नहीं किए, समाजवाद, समान न्याय को, तो ये भी समाजवाद। तो कितने गांधी जी वाली बात है, बी बी,
केवल एक सही है। ठीक है, और गांधीजम है जैसे 47 हुआ, 48 ये हुआ, पर्यावरण। ठीक है, तो ये सब था गांधीवादी। एक संवैधानिक लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधानवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? संविधानवाद मतलब क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, संवैधानिक लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधानवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? तो जो है किसी में जो है ज़्यादा पावर यूज कर रहा होगा वही सही होगा। तो विधायिका को दरकिनार करके विधि निर्माण के एकमात्र उपाय के रूप में कार्यकारी आदेशों का, अध्यादेशों का उपयोग करना। देख रहे हो, सरकार जहां भी एक्सेस पावर करेगा वो संविधानवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। सी इज द करेक्ट। कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन मार सही मार सकते हो। नेक्स्ट है कथन कारण है। तो पहला देखते हैं, मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अन्य ने उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है जब तक कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया गया हो। इस प्रकार यह उपबंध आर्टिकल 359 यानी कि राष्ट्रीय आपात के दौरान नहीं जा सकते आप। जब ये लगा होगा राष्ट्रीय आपातकाल तब आप नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है। यस, तो इसका कौन सा सही हो गया? इसका जो है डी इज द करेक्ट। ठीक है, 31 का ये 31 चलते हैं। किस देश में अध्यात्मक शासन प्रणाली नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे नहीं है, तो प्रेसिडेंट कहाँ पे नहीं है किस देश में? तो जापान में नहीं है, बाकी मैक्सिको में, ब्राज़ील, इंडोनेशिया में। जापान में नहीं है। जापान में कौन होता है? किंग होते हैं। और कौन होता है? किंग होते हैं और पीएम होते हैं। ठीक है, ये वास्तविक शक्ति पीएम के पास है और वो इमेजिनरी किंग जो है वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है किंग होते हैं। ठीक है, रियल पावर पीएम के पास होती है, लाइक ब्रिटेन। ठीक है, तो इस प्रकार फिर चलते हैं 32। चार्टर की बात कर रहा है, चार्टर अधिनियम 1853। तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया नहीं। 1833 का ये जो एक्ट था इसके तहत जो है विलियम बेंटिक बने थे। बेंटिक, जिनका कार्यकाल था 1828 से लेकर 35 तक। तो ये जो है पहली बार बने थे भारत के गवर्नर जनरल बंगाल से। ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल से। पहला गलत। दूसरा, सिविल सेवकों चयन और प्रक्रिया में खुली प्रतियोगिता, बिल्कुल सही। दूसरा, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए विधायी और कार्यकारी शक्तियों को पृथक किया, बिल्कुल किया। ठीक है, तो कौन कौन? विधायी और कार्यकारी शक्ति को पृथक किया। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है 1853 के चार्टर ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। ठीक है, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। ठीक है, और जो है हाँ, तो ये सब जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसका सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 33 पर। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य की, इसमें 3 कथन है, 1 2 3। ठीक है, तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने राज्य की नीति निश्चित तत्वों को कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय बनाया है। ठीक है, परिवर्तनीय मतलब ये जस्टिसिएबल नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब क्यों बनाया है? ठीक है, अब देखो, भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, बिल्कुल। ठीक है, इसके दोनों जो है हम कथन वो बता रहे हैं इसके कारण। देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन विद्यमान था, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत होगी। तो ए कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और दोनों ही कथन 1 की व्याख्या करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
31 के अंतर आर्टिकल 1 के अंतर्गत भारत संघ पद जो है के अंतर्गत क्या शामिल है, तो उसमें राज्य शामिल है। ठीक है, यूनियन जो भारत संघ पद है, भारत संघ, ठीक है, इंडिया इज ए यूनियन, यूनियन में कौन कौन है, तो उसमें राज्य, ठीक है, केवल राज्य शामिल होते हैं, ध्यान रखना, यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 35 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूछा है कौन सही नहीं है, के संदर्भ में संसद जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थानों या स्थान को उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में कर सकती है, नहीं, संसद नहीं, ये जो है सीजीआई के उससे होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के स्तर से, केवल राष्ट्रपति ही स्वीकृत से निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृत लेनी होगी और सीजीआई इस पर निर्णय करेंगे। संसद को सामान्यतः उच्चतम न्यायालय की कार्यपालिका और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, नहीं, प्रेसिडेंट को, ठीक है, एक सीमित शक्ति है पार्लियामेंट को, ध्यान रखना, किसके मामले में, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के मामले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसे शासन की व्यवस्था करती है जो पूर्ण शक्ति रखता है लेकिन उसका उपयोग इस प्रकार करता है जिससे लोगों को लाभ हो और उनके कल की याड़ को बढ़ावा मिले, ये क्या है भाई, कल की याड़ को, तो ये परोपकारी निरंकुशता है, बेसिकली को प्रबुद्ध निरंकुशता भी कहा जाता है। यह एक ही ऐसी शासन प्रणाली की संकल्पना जिसमें एक शासक के पूर्ण सत्ता होती है लेकिन वह इस सत्ता का प्रयोग जनता के कल्याण और भलाई के लिए करता है, ठीक है। 37 जो है, चलते हैं, कथन 1 है, कथन 2 है, भारतीय संघ जो है विनाशशील राज्यों का विनाशी संघ है जबकि यूएस अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का यहाँ कोई मतलब नहीं भारत में, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों का मतलब है, ठीक है, मिल के राज्य बनाए, जबकि भारत में विलय हुआ है सबका। तो पहला सही है। दूसरा, भारत के संविधान संसद को राज्यों की सहमति के बिना उनके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है, मौजूदा राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक है, ठीक है। 1 2 दोनों सही है और 2 का एक सही व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है, 38। तो ये बेसिकली यह आर्थिक परिस्थितियों की मजबूरी से उत्पन्न बलात् श्रम पर प्रतिबंध, बलात् मतलब बेकार काम, ठीक है, फोर्स्ड लेबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा है, संसद को अनुच्छेद 23 के प्रावधानों उसी से भर लो, बाल्टी से हमारे ले लो, बाल्टी से ले लो, हाँ आधा ले लो, आधा ज्यादा। संसद को अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अभी कानून बनाना बाकी है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत नंबर 1 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को वस्तुओं की तरह बेचना खरीदना, दूसरा वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, तीसरा देवदासी प्रथा, चौथा दासता शामिल है। इन कृत्यों दंडित करने के हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 अधिनियमित किया है, ठीक है।
तो दूसरा गलत है। तीसरा है, यह राज्य को अवैतनिक अनिवार्य सेवाएं लागू करने की भी अनुमति देता है। ठीक है, तो ये भी सही है, 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हुआ बी, केवल 2। ठीक है, 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे। 39 क्या है? पुरस्कार और आयोजन निकाय। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बोला मैक्सिमम में ऑप्शन 2 जो है या केवल 2, केवल 2 जो है ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है किससे संबंधित है? तो बेसिकली ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा फूड प्लेनेट प्राइज जो है कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन से संबंधित है। थर्ड, विश्व कृषि पुरस्कार, ये किससे संबंधित है? कौन इसको जो है लॉन्च करता है? तो इसको लॉन्च करता है कृषि और जीवन विज्ञान के लिए उच्च शिक्षा संघों का वैश्विक परिसंघ। ठीक है, तो ये नहीं करता है। तो इसमें 2 जो है, इसमें भी देखो केवल 2 सही है। मैक्सिमम यानी कि मैंने जो कल बोला था कि 100 में 70 यानी कि 70% केवल 2 आते हैं, केवल 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है 40 पे चलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये कौन जारी करता है? तो ये जर्मन वॉच करता है बेसिकली। ठीक है, जर्मन वॉच करता है। ओके, जर्मन वॉच जर्मन स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण एवं विकास संगठन है जो प्रतिवर्ष वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर 41 पे चलते हैं। 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है क्या कहता है ये? संसद की शक्तियां, कितनी शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 3 में जो है बेसिकली क्या क्या होता है 3 में? जैसे यूपी बिहार है, ये है यूपी, ये है बिहार, इनको काट के एक अलग पूर्वांचल बना दो। ठीक है, तो ये पूर्वांचल जब आप बनाए तो ये जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत आया। यूपी का नाम चेंज कर दो तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर दो, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। जब नए जैसे सिक्किम राज्य है, जैसे भूटान है, भूटान को भारतीय एक स्टेट में बना दो, 29वां राज्य बना दो, तो ये आर्टिकल 2 में आएगा। तो ये चीज़ें केवल डिफरेंस, अगर बाहरी स्टेट को भारत लेता है तो आर्टिकल 2 के तहत, अगर भारत के अंदर में ही नाम अगर नाम भी चेंज करना है तो भी मैंने बोला तो जो है जब बाहर के किसी क्षेत्र को लेकर राज्य बनाएंगे तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत, बाकी सब 3। तो ऐसे ध्यान रखो, एलिमिनेट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो भारतीय क्षेत्र का विदेशी राज्य को, जैसे मैंने बोला भूटान को, तो ये आर्टिकल 2 के तहत आएगा। ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र को पृथक कर एक नए राज्य का गठन, ये आर्टिकल 3 में आएगा। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन 3 में आएगा। किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि 3 में आएगा। ठीक है, तो पूछा कि कौन 3 में नहीं आएगा, तो केवल ये वाला 3 में नहीं आएगा, तो ये का ऑप्शन हो गया। ये नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, CSC के संदर्भ में। ठीक है, 42वां है। तो CSC बेसिकली कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक समुद्री पहल है जिसमें भारत और खाड़ी देशों में उसके निकटतम पड़ोसी देश शामिल हैं। तो इसमें देखो कौन कौन शामिल है। पहले तो इसमें इंडिया है। ठीक है, कोलंबो ये बेसिकली हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें इंडिया है, श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव है, मॉरिशस है। ठीक है, 4 देश हैं। बांग्लादेश और सेशल्स जो है पर्यवेक्षक इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसके 5 मुख्य स्तंभ है: समुद्री सुरक्षा और संरक्षण, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत। ठीक है, तो जो है ये खाड़ी देश जैसा वर्ड यूज कर लिया इसलिए गलत हो गया। दूसरा है CSC यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है अपने सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, मैंने बोला आतंकवादी निरोध और साइबर सुरक्षा को केंद्रित है। तो बी इज द करेक्ट। ठीक है, जहाँ फैक्ट होता है वहीं पर गेम खेलता है पेपर।
ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिस से यही फायदा है, हम पकड़ लेते हैं कहाँ से कैसे करना है। ठीक है। पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 हुआ था, हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है। तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है, अभी 2025 में ही हुआ है। तो सब लोग, एक लोग कमेंट कर रखे थे अपडेट भैया डिस्कस करना सर, डिस्कस करना। तो ये बिल्कुल अपडेट ही है, पुराना क्यों डिस्कस करूँ, पुराना बहुत सारे टेस्ट है, क्यों करूँगा, मैं भी तो पेपर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पहला है तो जो है, इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशी और मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को बढ़ावा देना है, बिल्कुल। दूसरा, सभी प्रतियोगी देशों के लिए एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक ढांचे का अपनाना अनिवार्य किया गया है, नहीं। शिखर सम्मेलन में पहली बार, और इसके बारे में कुछ जानते हैं, 2025 फरवरी में हुआ था ये। बेसिकली अगर मंथ पूछ ले तो 2025 फरवरी में हुआ था। में आयोजित पेरिस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का विकास उत्तरदायी, समावेशी और मानव केंद्रित तरीके से हो। ठीक है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि शिखर सम्मेलन में एक समान या बाध्यकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक ढांचे को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। ठीक है। तो ये बताता अनिवार्य किया गया तो नहीं किया गया, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 44 पे चलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में। ठीक है। तो पहला, यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों की ओर से निर्णय लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य करते हैं। ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यह एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें नागरिकों की ओर से निर्णय लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य करते हैं, नहीं, ये खुद निर्णय लेते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे चीज, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जहां नागरिक अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपने के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीधे भाग लेने का अधिकार लेते हैं। ठीक है। जैसे ये बहुत सारा रेफरेंडम वगैरह कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। ठीक है। ये सब कराते रहते हैं। जैसे कि जैसे स्विट्जरलैंड है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिस कंट्री में है, वहाँ बोलेंगे कि ब्रेड का कीमत बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, तो रेफरेंडम होगा, उस पर जितना वोटिंग होगा उस हिसाब से किया जाएगा, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सांसद लोग जाके पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बनाएंगे ला, तब होगा। ठीक है। तो डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्ट जनता, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट। दूसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नीतियां और कानून में भाग लेने वाले अधिकांश नागरिकों की प्राथमिकताओं के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है। वोटिंग कराया जाएगा, कानून बनाया जाए ना बनाया जाएगा, हाँ है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, इस तरह से रेफरेंडम के द्वारा। तो दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं 45 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है। तो डिजिटल पहुंच, यस। ठीक है। आर्टिकल किसके तहत, और 21 के तहत। मातृत्व अवकाश, ये भी हो गया, टीकाकरण से इनकार, ये भी हो गया, तो डी इज द करेक्ट। ठीक है। अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन देता रहता है कि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 में, क्या कहता है कि नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में, नागरिकता के बारे में बात कर रहा है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता की, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया है, नहीं। ये किसके तहत था, सिटीजन एक्ट 1955, सिटीजन सिटीजन एक्ट 1955 के तहत जो है उसमें प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो पहला गलत। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 2 में भारत में नागरिकता के प्रभाव उल्लंघन है, वो मतलब उपबंधित है। ठीक है। तो दूसरा सही, पी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अभी 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं। उपरोक्त में से नागरिकता खोने की कितनी विधियां नागरिकता अधिनियम 1955 में उपबंधित की गई है। ठीक है। तो कौन कौन की गई है, त्याग से कर सकते हो आप, भारत की नागरिकता छोड़ सकते हो, समाप्ति हो सकती है तुम्हारी। ठीक है। या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेकर, वंचन हो सकता है, केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो सी इज द करेक्ट। ठीक है। केंद्र सरकार क्यों, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। देखो अभी क्वेश्चन कितना बढ़िया है, अगर तुमको कुछ नहीं आता, हल्का फुल्का जानते हो तो भी सही कर सकते हो। 48, संजना कोई लड़की है, प्राइवेट सिटीजन है, उनके पास आरटीओ अधिकारी के पद के लिए आवश्यक कोई अर्हता नहीं है, इसके बावजूद वह इस पद को ग्रहण करती है। जब ऐसा कोई होगा तो अधिकार परीक्षा में जाएगा, उनका अधिकार क्या है कि उस पर बनी है। ठीक है। न्यायालय द्वारा कौन सा रेट संजना के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जिससे उसके उस प्राधिकार का प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके, जिसके आधार पर वो
आरटीओ अधिकारी के पद पर नियंत्रण अपने अधीन किया है। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो बंदी होता है उसको उपस्थित कराया जाता है। परमा आदेश में आदेश दिया जाता है कि वो अपना काम करे। ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है ये केवल और केवल कोर्ट से संबंधित होता है। ठीक है, कोर्ट से संबंधित होता है, दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो ऐसे पांचों तैयार कर लो, कम से कम कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन ना गलत हो, क्योंकि रेगुलर पूछा जाता है। चलो फिर कौन सा क्वेश्चन बचा है? 49। राज्य को दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में से किसका उल्लेख भाग 4 में नहीं है? तो डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है, और उसके अलावा भी बाहर भी डीपीएसपी है, ये बात ध्यान रखना है हम सबको। ठीक है, तो भारत इसके बाहर कौन है? तो ये है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार करना। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 355 में है, आर्टिकल 355 में है, पार्ट 16, पार्ट 16 में। ठीक है, मातृभाषा की शिक्षा 350 में है, 350 ये में है, पार्ट कौन है? 17, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, और ये जो है शांति, ये आर्टिकल 51 है, शांति के लिए दूसरों देश से शांति बना के रखो। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थ का सेवन न करो, गांधीजम फिलॉसफी है, दारू मत पियो। ठीक है, तो जो है इसका आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट। पूछा था कौन बाहर का है, तो बाहर का यही होगा। ठीक है, आज का लास्ट देखते हैं 50। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा किसी व्यवस्था को संघीय रूप से वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? सिद्धांतों में से कौन सा किसी व्यवस्था को संघीय रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो संघीय जो है न्यायाधीशों की, संघीय मतलब क्या हुआ? राज्य और संघ, और राज्य को, संघ मतलब केंद्र, संघीय में क्या सिस्टम में क्या होता है? राज्य और केंद्र को जो है अधिकार लिखित रूप से दिए जाते हैं, किसके द्वारा? संविधान, लिखित संविधान के द्वारा। तो उसमें शक्तियों का पृथक्करण होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगा, तभी तो संघीय व्यवस्था बनेगी। इसमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, तो देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, जिससे मेरा जो है सब्सक्राइब बढ़े। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 51 से आगे।